हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, पिछले वाले वीडियोस पर आप सभी की तरफ से बहुत ही अच्छा सारा प्यार देखने को मिला और साथ में कमेंट्स भी भर भर के आने लगे कि सर और भी अपलोड कीजिए वीडियोस को। तो आप सभी के प्यार को देखते हुए एक बार फिर से हम हिंदी के टॉप क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं, जो आपके 12th के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो को देख करके अच्छा खासा प्यार भी देंगे और ताकि हम आने वाले और भी वीडियोस को जल्द से जल्द अपलोड कर सकें। तो दोस्तों, वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को जानकारी देना चाहते हैं कि आप सभी जो एग्जाम देते हैं वो कितने नंबर का एग्जाम देते हैं। आप सभी टोटल 500 नंबर का एग्जाम देते हैं, लेकिन आपको ये जानकारी होना चाहिए बोर्ड क्या करता है, बोर्ड एग्जाम क्या करता है, बिहार बोर्ड क्या करता है या फिर यूपी बोर्ड क्या करता है। ये 250 नंबर का क्या करता है, ऑब्जेक्टिव ही पूछ लेता है। कितना नंबर का, यानी कि 50% लगभग जो है आपका ऑब्जेक्टिव ही एग्जाम में रहता है। अगर ऐसे में आपकी तैयारी नहीं हुई है, अगर आप भी चाहते हैं कि तैयारी नहीं हुई है और अच्छे खासे नंबर से पास कर जाए, तो दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव के ऊपर ही ध्यान देना है। क्योंकि दोस्तों आप भी जानते हैं कि 50% ऑब्जेक्टिव यानी कि 500 का 50% यानी कि 250 नंबर का टोटल ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। अगर आप ऐसे में ऑब्जेक्टिव को भी कवर कर लेते हैं तो आपकी अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे एग्जाम में। तो उम्मीद करते हैं कि आप मेरे बातों से सहमत होंगे और इस वीडियो को देखने के लिए तैयार रहेंगे। दोस्तों, आप सभी को यह भी बता दें कि इस चैनल पे, हमारे इस चैनल पे लगातार वीडियोस पोस्ट होते जा रहे हैं और केवल केवल ऑब्जेक्टिव के ऊपर हम लोग वीडियोस लाते हैं और चैप्टर वाइज लाते हैं। इससे पहले मैंने 3 वीडियो अपलोड कर दिया है, जो कि बातचीत हिंदी के जो तीनों अध्याय है वो तीनों अध्याय मैंने कवर कर दिए हैं। आज के इस वीडियो में चौथे अध्याय, जो कि अर्धनारीश्वर के अध्याय है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो में बिना समय गवाए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो का पहला सवाल ये है कि अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है। तो हम सभी जानते हैं कि अर्धनारीश्वर जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है रामधारी सिंह दिनकर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों वीडियो में अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये है कि दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। तो दोस्तों दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो बेगूसराय में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों वीडियो में अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न ये है कि अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है, यानी किस गुण का समन्वय है। तो दोस्तों हम देख, अर्धनारीश्वर कहने का मतलब क्या है, इसमें आधा नारी होगा और आधा पुरुष होगा। तो अर्धनारीश्वर यानी कि नारी और पुरुष दोनों का समन्वय होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारे सामने ये है कि दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन कौन सी थी। तो दोस्तों दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी थी, तो हम सभी जानते हैं कि इसका राइट आंसर प्रणभंग, ऑप्शन नंबर डी जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। अब दोस्तों अब वीडियो में आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने ये है कि दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो दोस्तों पहली कविता किसमें प्रकाशित हुई थी, तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा छात्र सहोदर में। यानी कि उन्होंने जब पहली कविता लिखी थी वो कविता किस मैगजीन में, यानी किस मतलब क्या बोलते हैं उसको, पेपर में प्रकाशित हुई थी। तो दोस्तों ये जो है छात्र सहोदर नाम का एक पत्रिका हुआ करता था उस समय, उसमें ये प्रकाशित हुआ था। ठीक है। अब दोस्तों चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न ये है कि दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं दिनकर जी की पहली पुस्तिका कब प्रकाशित हुई थी, 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और किस में हुई थी, छात्र सहोदर में, जो कि पिछले वाले क्वेश्चन में हमने देख लिया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक वीडियो में बने होंगे। अब दोस्तों चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने ये है कि दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है। तो दोस्तों यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है, तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पत्नी जो है भावना है। क्योंकि एक पति की भावना पत्नी समझ सकती है, पत्नी की भावना एक पति ही समझ सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है भावना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये है कि बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा स्थान दिया। तो बुद्ध और महावीर को ये मतलब इसने कौन सा अधिकार दिया नारी को,
तो ये दिया भिक्षुनु होने का अधिकार दिया। यानी कि बौद्ध धर्म देखो या जैन धर्म देखो, अगर आपको पता होगा बौद्ध धर्म जैन धर्म के बारे में, तो वहां पे क्या हुआ, जो बौद्ध धर्म को अपनाते हैं, जो संत बनते हैं, वो क्या करते हैं, भिक्षुनु बन जाते हैं। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में नारी को कौन सा स्थान दिया गया है, भिक्षुनु होने का स्थान दिया गया है। ठीक है, यानी कि भिक्षुनु का मतलब अर्थ ये होता है कि अपना मतलब पूरे तरह से मतलब दूसरे के जीवन पर निर्भर रहना, मतलब ना कुछ खुद से बनाना खाना, मतलब जैसे होता है भीख मांग के खाना, इसे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन इसी तरह से होता है। उसे किसी भी धर्म का हम उल्लंघन नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी वो भिक्षुनु उसी को बोलते हैं जो गली गली में जाके मांग के खाते हैं, मतलब इसी को भिक्षुनु बोलते हैं। ठीक है, अब दोस्तों अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। अगर दोस्तों आप सभी में से कोई अगर बौद्ध या जैन धर्म के होंगे, तो दोस्तों हम उन सभी से एक बार सॉरी बोलना चाहते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था किसी धर्म के बारे में। अब दोस्तों चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों ये है कि अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है। तो दोस्तों अर्धनारीश्वर जो है ये किस विधा है, ये दोस्तों एकांकी है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका, ये आपको राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी एकांकी इसका राइट आंसर है। अब दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न ये है कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस रूप है, किसका रूप है। तो अर्धनारीश्वर जो है ये शंकर और पार्वती जी के रूप के बारे में कहा गया इस अध्याय में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप मेरी बातों से सहमत होंगे। दोस्तों ये किस प्रकार का रूप है, ये कल्पित रूप है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारे इस वीडियो में अभी तक बने होंगे। और दोस्तों यहाँ तक अगर आप आ गए हैं तो इसका मतलब आप टू बी सीरियस, यानी कि एग्जाम के लिए आप सीरियस हो। ठीक है, अगर आप भी चाहते हैं कि अच्छे खासे नंबर आए, तो आपको इस वीडियो को लाइक कर देना, ताकि आपका लाइक देख करके हम भी अगले वीडियो जल्द से जल्द अपलोड कर दें। अब दोस्तों आप ही बताइए, हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी मेरे लिए एक प्यारा सा, एक छोटा सा 1 सेकंड तो लगेगा करने में, एक लाइक कर दीजिए, सीधी सी बात है। हम भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेरे लिए मेहनत कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों अगला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि उर्वशी जो है ये दिनकर जी की रचना है। उर्वशी जो है दिनकर जी की बहुत ही फेमस रचना है। रश्मि रथी भी इसकी रचना है, कुरुक्षेत्र भी इसकी रचना है। लेकिन जूठन जो ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, तो जूठन जो है ये इसकी रचना नहीं है दिनकर जी की। ठीक है, जूठन इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों अगला प्रश्न ये है कि दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों दिनकर किस कृति पर हुआ था, मिला था ये पुरस्कार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी उर्वशी जो है इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। तो उर्वशी इज अ राइट आंसर। अब दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने ये है कि युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति। तो युद्ध और शांति का बात किस काव्य कृति में किया गया है। तो दोस्तों ये जो है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कुरुक्षेत्र में। क्योंकि दोस्तों कुरुक्षेत्र यानी कि लड़ाई करने वाला क्षेत्र, यानी कि युद्ध भूमि जिसको कुरुक्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों वीडियो में अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने ये है कि दिनकर किस युग के कवि है। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि दिनकर रामधारी सिंह दिनकर जो है ये किस युग के कवि है, ये छायावादोत्तर युग के कवि है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों वीडियो में अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने ये है कि दिनकर जी का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। और बिहार के कौन से जिले में, बिहार के बेगूसराय जिले में हुआ था। हम बिहारियों के लिए ये गर्व की बात है कि ये जो है उसको इसका जन्म बेगूसराय में हुआ था, और इसको ज्ञानपीठ, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। ठीक है, किस पे मिला है दोस्तों, तो उर्वशी के लिए मिला है इसको। तो हम बिहारियों के लिए ये बहुत ज्यादा गर्व की बात है, दिनकर जी ने हमारे बिहार को थोड़ा सा ऊंचा किया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये है कि संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है, यह रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों अगर आप यहाँ तक बने हैं तो एक प्यारा सा अभी तक लाइक जरूर कर दिए होंगे। अगर दोस्तों नहीं किए हैं तो एक बार प्लीज आप सभी से विनती करते हैं कि एक बार एक लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में 2 से 3 घंटे का समय लग जाता है। भले ही वीडियो 10 मिनट का क्यों ना हो, लेकिन दोस्तों 2 से 3 घंटे का मेहनत लग जाता है एडिटिंग करने में, अपलोड करने में, पूरा प्रोसेस करने में 2 से 3 घंटा बर्बाद हो जाता है। दोस्तों मैं भी स्टूडेंट हूँ और आप सभी का दर्द मैं समझ सकता हूँ कि अभी आपका एग्जाम है। दोस्तों आप भी मेरा दर्द समझ सकते हैं कि 2-3 घंटा बर्बाद करने में कैसे समय लगता होगा।
अभी एग्जाम के समय में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप मेरी बातों को समझ गए होंगे, एक प्यारा सा लाइक कर दिए होंगे। अब दोस्तों चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों अगला प्रश्न ये है कि कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है। तो दोस्तों कौन सी कृति लिखी हुई है, तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शुद्ध कविता की खोज। शुद्ध कविता की खोज जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है, रामधारी सिंह दिनकर की द्वारा लिखी गई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, शुद्ध कविता की खोज हो जाएगा। अब दोस्तों चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों अगला प्रश्न ये है कि रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना है। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि इसमें से अर्धनारीश्वर जो है ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम दोस्तों चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों अगला प्रश्न ये है कि किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप ही बताइए। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। तो दोस्तों आप लोग कमेंट कर देंगे, हम भी इसका जवाब दे देते हैं। वैसे आप लोग कमेंट कर देंगे अगर आप लोगों को पता होगा तो। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, गांधी जी हो जाएगा। ठीक है, ये जीवन का अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी, नारियों का सम्मान किया था। ठीक है, इसी की साधना की थी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों चलिए चलते हैं आज के इस वीडियो के अगले प्रश्न की ओर और अंतिम प्रश्न की ओर। तो दोस्तों ये प्रश्न ये है कि प्रेमचंद्र के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह क्या हो जाती है। दोस्तों नारी जब पुरुष का गुण सीख लेती है, यानी कि पुरुष का काम क्या होता है, हम सभी जानते हैं कि पुरुष का काम क्या होता है। पुरुष शराब भी पीते हैं ना, पुरुष शराब भी पीते हैं। शराब पीने के बाद जानते हैं आप लोग कि किस तरह का मतलब हंगामा होता है। अगर ये सब रूप अगर एक स्त्री धारण कर ले तो क्या होता है। ये प्रेमचंद जी ये कहते हैं कि अगर ये मतलब पुरुष जो है, नारी जो है, स्त्री का अगर नारी जो है अगर पुरुष का रूप धारण कर ले तो क्या होता है। तो दोस्तों वो क्या बन जाता है, राक्षसी बन जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सोच समझ के प्रेमचंद जी ने ये राक्षसी इसका आंसर दिया था। ठीक है, राक्षसी के बारे में बताया था। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे और वीडियो में अभी तक बने होंगे। तो दोस्तों अगर आप लोग यहाँ तक बने हैं तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप सभी को बताए थे कि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। 2-3 घंटा बर्बाद करने के बाद ये वीडियो बन पाता है। आप सभी मेरे दर्द को देखते हुए एक लाइक जरूर करेंगे। हम आपके दर्द को देखते हुए एक वीडियो लाते हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि प्यारा सा लाइक कर दीजिए। और इसी तरह के और भी वीडियोस के लिए आप तैयार रहेंगे, ताकि आपको समय समय पर वीडियो मिलते रहे। तैयार कब होगा, कब मिलेगा वीडियो आपको, जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।